हम चेक कर लेते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कमरुज़्ज़मा चौधरी, आज कटघरे में आप भी हैं, वक्फ के लिए आपके साथ चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, बंगाल में आपको दोषी ठहराया जा रहा है, कह रहे हैं कि जहां ये राइट्स हुए हैं, जहां पर दंगे हुए हैं, वहां कांग्रेस का एक एमएलए है। अब आप ले लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दंगों की। दूसरी बात, 5-5 हजार रुपए बच्चों को दिए बीएसएफ ने। मैं पूछना चाहती हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा करने वाले फोर्सेस पर इस तरह के इल्जाम ठोकने से पहले क्या कभी कोई एविडेंस चाहिए, या यह भी राजनीतिक बयान है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट की आंखों पर पट्टी समझ रही हैं वो कि डाली गई है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर बात पर, चाहे वो वहां कार हॉस्पिटल में कुछ हो जाए, आरजी कार हॉस्पिटल में हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, जब भी कोई चीज होती है तो कोर्ट्स को इंटरवीन करना पड़ता है। बीएसएफ को बुलाने वाली भी कलकत्ता की हाई कोर्ट थी। मैं पूछ रही हूं आपसे कमरुज़्ज़मान चौधरी, किसी के पास आज कोई कहीं पर कॉन्शियंस बची है या नहीं? आपका जमीर क्या कहता है? और सुप्रीम कोर्ट ने तो आज स्टे भी नहीं दी, तो क्या माना जाए इससे? आप बैकफुट पर है? नहीं नाविका जी, आप सुप्रीम कोर्ट का आज का जो ऑब्जर्वेशन है उसको गलत नजरिया से देख रही है। पहला चीज हमारा ये मानना है कि एक गंदी सोच के तहत ये वक़्फ़ अमेंडमेंट का एक्ट को पास कराया गया, वो अलग मुद्दा है, उसमें आज बहस नहीं छड़ेंगे। कल हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑर्डर आ जाए, उसके बाद इस पर बहस करेंगे। लेकिन जो आपने मुद्दा किया, ममता बनर्जी का सबसे पहला बयान जो है कि ये दंगा जो है कांग्रेस शासित इलाका में हुआ है। मैं आपको 2024 का निर्वाचन का टाइम में ले जा रहा हूं, पार्लियामेंट इलेक्शन। हमारा एक वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी 5 बार के सांसद रहे वहां पे बहरमपुर से, जो कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड सीट हुआ करता है। 7 असेंबली में 5 असेंबली सीट्स में मुस्लिम मेजोरिटी है और 2 में हिंदू मेजोरिटी है। ममता बनर्जी ने जोर तोड़ कोशिश कर भी उनको हरा नहीं पाई। लेकिन 2024 का निर्वाचन में उसने क्या किया, एक गुजरात से यूसुफ पठान को लाकर वहां पे खड़ा कर दिया और ऐसा कैंपेन चालू किया कि देखो तुम लोग मुसलमान हो और एक हिंदू कैसा तुम्हारा ऊपर में एमपी बन जाए। उसका तहत अधीर रंजन चौधरी को एक साजिश का तहत वहां पे हराया गया। ये जो आज जो नफरत का बीज या जो दंगा जो हुआ है मुर्शिदाबाद जिले में, ये उस टाइम का बोया हुआ है बीज है, वो अब उजागर हुआ और अब फटकर बाहर निकला है। नाविका जी, मैं कोई तृणमूल का खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, ना मैं बीजेपी का खिलाफ बोल रहा हूं। क्यों डरते हैं आप? क्यों डरते हैं आप? अभी तो आपने कहा कि यूसुफ पठान को लाकर ऐसा किया है और अब आप कह रहे हैं मैं तृणमूल के खिलाफ नहीं बोल रहा। तय कर लीजिए, अलायंस रखनी है, दिल्ली में बंगाल में लड़ाई करनी है, नहीं करनी है? बंगाल में आप बैठे हुए हैं, बंगाल में बैठना है या दिल्ली ही आ जाइए? छोड़ दीजिए ना, पलायन तो हो ही रहा है वहां से, अब आप भी दिल्ली आ जाइए, क्योंकि बंगाल में तो आपकी आवाज निकलती नहीं। आपने मेरा मतलब नहीं, मेरा नाविका जी मेरे को 30 सेकंड का समय दे दीजिए, मैं खत्म कर रहा हूं बात को। मैं जब बोल रहा हूं कि वहां पे जहर ऑलरेडी बो चुका है, उसका जहर का उगल रहा है आज के डेट में। वक़्फ़ का कानून का खिलाफ सारा दुनिया के मुसलमान एकजुट होकर नहीं, आप एक बार रुक जाइए। स्वयं पुरोहित जी, आप जवाब दीजिए। अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जहर आपने बोया था, तो अब पेड़ बबूल का तो वहां से निकलेगा नहीं, वहां से आम तो बरसेंगे नहीं, जहर ही निकल रहा है। ये अधीर रंजन चौधरी की हताशा है, और ये उनके समर्थक जो है ऐसा बयान दे रहे हैं। ये बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हुआ, इसका मूल कारण अधीर रंजन चौधरी थे। इनको पता, आपको बता देता हूं कि जहां पे ये शमशेरगंज जो इलाका आता है जहां ये सब हुआ, ये कांग्रेस का एमपी है वहां पर, और वो आराम से घूम रहे हैं। वहां कांग्रेस का एमपी है, मगर रस्तों पे तृणमूल कांग्रेस है, और टीवी चैनल में और रस्तों पे सब जगह लड़ाई हमारी दीदी कर रही है। बंगाल के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए पूरी चेष्टा दीदी कर रही है। कांग्रेस के लोग आग लगा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन का काम कर रहे हैं। योगी जी के हिसाब से चलते हैं अधीर रंजन चौधरी, ये मैं कांग्रेस के नेता के लिए बोल रहा हूं। इसी वजह से वो चुनाव हारे हैं। उनके जो क्रियाकलाप थे, शुभेंदु अधिकारी और इनकी जो अधीर रंजन चौधरी की भाषा, दोनों की भाषा एक थी, इसीलिए ये चुनाव हारे हैं। स्वयं पुरोहित जी तृणमूल कांग्रेस के
के कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी और योगी में फर्क नहीं है। कमरुज़्ज़मान चौधरी कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो जहर बोती है। अब ये दिल्ली में अलायंस रखते हैं और आज ममता बनर्जी ने कहा इंडिया अलायंस साथ आ जाए। अब ईश्वरन भंडारी जी, आप मुझे समझा दीजिए, आपने जो सुना उसमें क्या समझ आया? ये दोस्त हैं, दुश्मन हैं? अगर कमरुज़्ज़मान चौधरी और प्रदीप भंडारी कह रहे हैं कि जहर तृणमूल कांग्रेस ने बोया, तो फिर ये जो पुलिस की बात है, ये पुलिस कहां थी? एक एमपी कांग्रेस पार्टी का वही अगर ये सब कर सकता है तो बंगाल में पुलिस नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, होम मिनिस्ट्री नहीं है, सरकार है ही नहीं क्या? नाविका जी, जो वक्फ एक्ट के बाद वायलेंस हो रहा है ये बहुत गंभीर है और इसका पूरे देश पे एक असर पड़ रहा है। मैं उस पे आने से पहले कमरुज़्ज़मान चौधरी की बात का जवाब देना चाहूंगा। वो खुद कह रहे हैं कि मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, गुजरात से एक मुस्लिम कैंडिडेट टीएमसी लेके आई और कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया। चलो टीएमसी ने जो भी किया, इसका मतलब है मुस्लिम वोटर सिर्फ इस बात पे कि एक मुस्लिम कैंडिडेट है, चाहे वो गुजरात से आया हो, वोट करने को रेडी है। ये तो कमरुज़्ज़मान चौधरी अपने मुंह से कह रहे हैं। तो सवाल तो यहां उठता है, यहीं से सारा वोट बैंक की पॉलिटिक्स शुरू होती है, यहीं से सारी कांग्रेस और टीएमसी के अंदर लड़ाई हो रही है कि कौन इस वोट बैंक को अपने पास रख पाएगा। अब आ जाते हैं वक्फ एक्ट पे, जो ज्यादा सीरियस इशू है मेरे अनुसार। देखिए, बहुत एक डेंजरस ट्रेंड शुरू हो गया भारत में शाहीन बाग ऑनवर्ड्स के पार्लियामेंट में लॉ पास हो जाएगा, पर आप जमीन पे इतनी हिंसा, इतनी वायलेंस कर देंगे कि वो लॉ लागू करने में कठिनाई हो जाए। वैसे आप पूरा 2024 का कैंपेन लड़ेंगे कि हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, पर संविधान जो पार्लियामेंट को पावर देता है लॉ बनाने की, जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है उसके बाद इंप्लीमेंट करने की, उसके रोड़े में आप महिलाएं लगा के शाहीन बाग में, बच्चे लगा के शाहीन बाग में बैठ जाएंगे। बाद में दिल्ली राइट्स होंगे, वहां पे एक स्ट्रैटेजी बनेगी जहां पे एक व्यक्ति कहेगा नॉर्थ ईस्ट को भारत से सेपरेट कर दो, 5 लाख लोग इकट्ठा हो जाओ। ये एक पूरी स्ट्रैटेजी चल रही होती है। पैरेलली ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाने का। वो जो कोर्ट फैसला कर रहा है, आज तो स्टे हुआ नहीं, कल क्या होता है देखा जाए। आज भी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस है। कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि दिल्ली हाईकोर्ट भी आप क्लेम कर रहे हो, ओबराय होटल भी आप क्लेम कर रहे हो। यही तो सारी बात थी, जो वक्फा यूजर के लिए आप कुछ भी क्लेम कर लो। और दिल्ली हाईकोर्ट क्लेम करने से ज्यादा डेंजरस है कि अब जब आप एक आम आदमी की जमीन क्लेम करते हैं, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है, लीगल एक्सेस नहीं है कि सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन आपने दी नहीं हुई, लिमिटेड ग्राउंड्स पे वो हाईकोर्ट जा पाए। हाईकोर्ट की बिल्डिंग में मानता हूं कोई नहीं ले पाएगा, पर आम आदमी पे ज्यादा खतरा था, तभी ये अमेंडमेंट्स आई हैं। अब ये अमेंडमेंट्स आप श्योर नहीं है कि आप कोर्ट से जीत पाएंगे। जैसे आप 370 में नहीं थे, जैसे आप सीए में नहीं थे, तो आप क्या करते हैं, हिंसा कर देते हैं। इस बारी दिल्ली में नहीं हो पाई। उसका शायद कारण हो सकता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री चेंज हो सकता है, उसका कारण हो सकता है कि इंटेलिजेंस बेटर की जो उस कमियां पाई उसको इंप्रूव किया गया। तो आप स्टेट का सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर, तो बंगाल में जो हिंसा होती है वो पूरे देश के लिए खतरनाक है कि क्यों एक कानून के खिलाफ। और ये एक पैटर्न बन चुका है कि कोई भी इस तरह का कानून आएगा, हम तो मुसलमानों को ले आएंगे। मुसलमान गुजरात से जाता है तो मुसलमान उसके लिए वोट कर देता है। ये वोट बैंक की राजनीति की बात आपने ठीक कही। उसी तरह अगर कोई भी ऐसा कानून आता है जिसका इंपैक्ट मुसलमानों पर होगा, तो फिर इस देश में वायलेंस कर दो। और सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी आज जायजा लिया है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा है कि सिस्टम पर जोर डालने के लिए वायलेंस करा दो, दंगे करा दो, ये दंगे कराकर कानून वापस करवा दो। ये डराने धमकाने की जो राजनीति चल रही है और इसको श्रेय मिल रही है पूरे पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम से, जिन्हें सिर्फ ये बचाने का एक रास्ता लगता है अपने वोट बैंक को। और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। फराज किदवाई, मुकेश शर्मा फरीदाबाद से पूछ रहे हैं कि ममता कहती है कि बॉर्डर की जिम्मेदारी बीएसएफ की है। ठीक बात है, लेकिन अगर उनकी साइड से कमी रही तो आपकी पुलिस कहां थी? प्रदीप कुमार का हैदराबाद से सवाल है, अगले साल बंगाल में चुनाव है, कहीं मुर्शिदाबाद की हिंसा चुनावी चाल तो नहीं? हिंदुओं को डराओ और मुसलमानों का तुष्टीकरण करो। एम वेंकट रमनी का यूट्यूब पर सवाल है, क्या ममता बिना सबूत के सिर्फ आरोप नहीं लगा रही बीएसएफ पर? इन सवालों के जवाब देने चाहिए या नहीं?
थैंक यू वेरी मच नविका जी। आई वॉज टोल्ड अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब अगर मुर्शिदाबाद पर और ममता जी पर डिस्कशन हो रहा है, नहीं, वक्फ जो कोर्ट में हुआ है वो भी डिस्कस हो रहा है। जी जी जी, खैर इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। मैं ये बोल रहा हूं कि ममता बनर्जी जी का डिस्कशन हुआ। मैं ये मानता हूं और मेरी पार्टी भी ये मानती है कि ममता बनर्जी इज मोस्ट इफेक्टिव, शी इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड एक्सेलेंट चीफ मिनिस्टर्स इन इंडिया। आज की तारीख की मैं बात कर रहा हूं, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रही है भारत सरकार। अब आप पूछिए कि साहब भारत सरकार कैसे बोल रही है, पूछिए नविका जी कि भारत सरकार कैसे बोल रही है कि शी इज एन एक्सेलेंट एडमिनिस्ट्रेटर। पूछ लीजिए प्लीज कि भारत सरकार कैसे बोल रही है। आप बोलिए ना, मेरे सवाल की चिंता मत करिए, आप बोलिए। जी जी जी, हाँ, मैं ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। तो ममता बनर्जी जी की जहां तक बात है, आप अपनी रिसर्च टीम से बोलिएगा कि इतनी देर में एनसीआरबी की पूरी एक बुकलेट खोलें और उनके पेज नंबर 33 पर जाएं और देखें कि 2022 की जो लेटेस्ट एनसीआरबी रिपोर्ट है, वहां वेस्ट बंगाल में कितने कम्युनल राइट्स हुए हैं? 0। कितने हुए नविका जी? 0। और भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य हैं वहां पर कितने कम्युनल राइट्स हुए हैं, वो जरा से निकालेंगे। दूसरी बात, अटैक्स ऑन पुलिस पेज नंबर 38 इन एनसीआरबी बुकलेट, वेस्ट बंगाल में हुए 4, मात्र 4, और बाकी स्टेट्स में कितने हुए? कहीं 50 हो रहे हैं, कहीं 68 हो रहे हैं, कहीं 65 हो रहे हैं। रेप केसेस में अगर आप आइएगा तो वेस्ट बंगाल टॉप 10 के उसमें नहीं आता है लिस्ट में। तो महिला सुरक्षा से लेकर के राइटिंग तक, और रिलीजियस राइटिंग भी हम बोल रहे हैं, एक होते हैं नॉर्मल दंगे और एक होते हैं धार्मिक दंगे, दोनों में वेस्ट बंगाल जो है वो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो ममता बनर्जी क्योंकि इस देश की आज की तारीख में पहले इकलौती थी, अब रेखा गुप्ता जी आई, उसके बाद में दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो आदत है कि महिला विरोधी, किसान विरोधी ये लोग हैं, ये तो ममता बनर्जी जी के पीछे पड़ गए हैं। लेकिन ममता बनर्जी जी ने वेस्ट बंगाल में अपने शासनकाल में यह दिखा दिया है कि वहां पर किसी भी तरह का क्राइम वो बर्दाश्त नहीं करती हैं। अब आ जाते हैं साहब की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। बहरहाल ये कांग्रेस और टीएमसी के बीच का मामला है। जिस पार्टी से साध्वी प्रज्ञा जब वो चुनाव लड़ती हैं और जीत जाती हैं और नाथूराम गोडसे को वो महात्मा बोलती हैं और देशभक्त बोलती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ कहने के लिए बचता नहीं नविका जी। और क्या बात हो रही थी कि साहब, सुनिए पूरी बात सुनिए, अब सुनिए। और क्या बात हो रही थी कि साहब अगर मान लिए कोई एक्ट आ जाता है, कोई पार्लियामेंट में बिल आ जाता है, तो ये लोग प्रदर्शन करने लगते हैं। क्यों? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जी हाँ, अब आप कहेंगे दंगे फैलाने का भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और पुलिस को वहां ना कंट्रोल करने का भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और मौलाना और इमामों को मिलने का भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन जो विक्टिम्स मर गए हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनके फैमिली से मिलना ना मिलना भी कॉन्स्टिट्यूशन में BR अम्बेडकर कहीं लिख गए थे। मैं इतनी इनसेंसिटिविटी की आपसे उम्मीद नहीं रखती थी। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, आपके ऊपर बहुत आरोप लगे हैं, जवाब दीजिए। नविका जी, पहली बात तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ममता बनर्जी खुद एनसीआरबी के डाटा और आंकड़े को चैलेंज करती है। ये रहा इनका 2018-19 का स्टेटमेंट और 2022-23 का स्टेटमेंट। पर अगर मैं इनके आर्ग्यूमेंट को आगे लेके जाऊं, 400 से ज्यादा हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं नविका जी। क्यों नहीं ममता बनर्जी की पुलिस ने कुछ एक्शन किया है? पुलिस की गाड़ियां फूकी जा रही है, क्यों नहीं किसी की गिरफ्तारी हुई है? सिद्दीकुल्ला चौधरी कह रहा है कि भाई ये ममता बनर्जी इस पे खुश है, क्यों नहीं सिद्दीकुल्ला चौधरी गिरफ्तार हुआ है? ये राइट की बात करते हैं। 2021 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या बोला था? रूल ऑफ लॉ नहीं चल रहा है बंगाल के अंदर, लॉ ऑफ द रूलर चल रहा है। 30 मई 2019 को क्या हुआ था? जय श्री राम लोग बोल रहे थे, जाके उनको गिरफ्तार कर दिया गया था। धूलागढ़ राइट्स भूल गए, तेलिमपड़ा राइट्स भूल गए, अनापड़ी राइट्स भूल गए, और मुर्शिदाबाद का वायलेंस भूल चुके हो आप। हर के अंदर कलकत्ता हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, सेंट्रल फोर्सेस को बोलना पड़ता है कि आप जाके जांच करिए। और अगर आपकी इतनी अच्छी पुलिस है तो जरा बताओ, शेख शाहजहां जैसे गुंडे को जब सेंट्रल फोर्सेस गिरफ्तार करने आई थी, इन्वेस्टिगेट करने आई थी, क्यों जाके पत्थरबाजी हुई? बंगाल की पुलिस सो रही थी क्या? टारगेटेड एंटी हिंदू वायलेंस के अंदर बंगाल देश के अंदर नंबर 1 है, और सिर्फ क्योंकि हिंदू टारगेट होता है। तो कम्युनल राइट कैसे होंगे? कम्युनल राइट तो तब होता है
है जब दोनों तरफ से होता है। दूसरे पक्ष को ममता बनर्जी रेडिकल्स का समर्थन करती है, हिंदू टारगेट होता है, आग जलाई जाती है। 4 दिन बाद जाके ममता बनर्जी इमामों के साथ बात करती है, परंतु हिंदू परिवारों के साथ बात नहीं करती। इसीलिए आंकड़ों के अंदर राइट नहीं दिखता है। जब एंटी हिंदू वायलेंस है तो उसमें नंबर 1 बंगाल। हम तो कह ही रहे राइट नहीं, एंटी हिंदू वायलेंस है ये, और इसीलिए मुर्शिदाबाद हो या पोस्ट पोल वायलेंस हो, पीड़ित हिंदू ही है। फराज किदवाई, कम से कम आपसे मेरी उम्मीद थी कि आप पक्षपात नहीं करेंगे। संदेश खाली में आप चुप रहे, अब मुर्शिदाबाद में भी आपको लग रहा है दंगे नहीं हुए। आप 2022 के हमें गिनवा रहे हैं किस्से, ये किस्सा है 2025 का, लेकिन सवाल पब्लिक के बहुत हैं और स्वयं पुरोहित जी इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अनंत पाठक पूछ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी केजरीवाल से बहुत प्रभावित हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, सब जिम्मेदारी केंद्र की है। फिर कहीं 2026 में वही ना हो जाए जो दिल्ली में हुआ? जवाब दीजिए। सही कहा कि केजरीवाल के साथ क्या हुआ? सीए का जब 2020 में जब दिल्ली में चुनाव था, क्या हुआ? दिल्ली में दंगे किसने लगाए? किसने? कपिल मिश्रा आज कहां पर? ताहिर हुसैन किसकी पार्टी से? बीच में मत बोलो। कपिल मिश्रा को बचाने के लिए, अरे प्रवचन आपके चल रहे थे, ताहिर हुसैन को किसने टिकट दिया? इनसे जवाब लेना। अहमदुल्ला खान जो है किसने? बोलूंगा इसको चिल्लाने दीजिए, ये जवाब दे देगा। नविका जी आपका शो है, थोड़ी तो डिसेंसी मेंटेन करो भाई, स्टूडियो में बैठे हो। सुनो, अरे आप डिसेंसी मेंटेन करके ज्यादा हिंदू परिवारों के पास जाके मिलो। चलिए, अच्छा उन्हें जवाब देने दीजिए, फिर आपको समय दूंगी काउंटर करने का। जी जी धन्यवाद नविका जी। देखिए, दिल्ली के अंदर में 2020 में चुनाव होने के पहले जब आंदोलन चलता है, उस समय में क्या होता है? इनके नेता आते हैं, गोली मारो डैश डैश डैश, ऐसे नारे दिए जाते हैं। कपिल मिश्रा को आज सुप्रीम जब सीबीआई ने जांच की और सीबीआई की जांच में वो उनका नाम था, उनको बचाने के लिए 4 दिन पहले दिल्ली पुलिस अर्जी डाल रही है। दिल्ली पुलिस कौन कंट्रोल करता है? अमित शाह की ऑफिस कंट्रोल करती है। इसीलिए मैं बोलता हूं, माई बाप, सरकार, सब कुछ तो आप नियंत्रण कर रहे हैं। तो माई बाप, बंगाल में माई बाप तो आप है ना सर, आप है ना माई बाप। क्या आपके माई बाप होने की वजह से फरहाद हकीम और तमाम लोग जो बोल रहे हैं, इसीलिए वो सुरक्षित है? क्या इसीलिए कुछ नहीं हो रहा? और आप यहाँ पर बंगाल में आप कांग्रेस को दोष दे रहे हैं, यहाँ पर आप बीजेपी को, आपका कोई दोष नहीं है कहीं पर।